Hello and welcome back to Upswing Physics. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ये एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है स्प्रिंग को लेके। इससे पहले आपने एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है स्प्रिंग को लेके, मतलब ऑलमोस्ट हर कोचिंग से मटेरियल में आपको मिलेगी कि आइडियल स्प्रिंग है, उसके एक एंड पे एक मास अटैच है और दूसरे एंड को आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहे हो। मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, कितनी ट्रांसफ़र की जाएगी, उस टाइप से एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो आपको पता है तो बहुत बढ़िया। ये उसका आप मान लीजिए थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है। इसमें और कुछ आप बहुत कुछ और आपको सीखने को मिलेगा जो वहाँ पे आपने नहीं सीखा है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्या सिनारियो है? सबसे पहले तो ये गिवन है कि भाई एक मासलेस स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसके जो दो एंड है पी एंड क्यू, इन दोनों एंड पे इन्होंने बोला कि क्यू वाले एंड को एक पर्सन बी कांस्टेंट स्पीड यू के साथ खींच रहा है और दूसरे एंड पी को एक दूसरा पर्सन ए एक्सेलरेशन के साथ पुश कर रहा है। ठीक है, और फिर आपको बताना है वर्क डन बाई ए कितना होगा, वर्क डन बाई बी कितना होगा और स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक, इसका फिर एक और मॉडिफिकेशन वर्जन भी मैं आपके लिए छोड़ के जाऊँगा एट द एंड। तो आराम से समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या चीज़ें अपन इसको कैसे अप्रोच करते हैं। यूजुअली दिक्कत ये आती है कि सर स्टार्ट ही नहीं होती प्रॉब्लम, कि स्टार्ट कहाँ से करें वही समझ नहीं आता। तो हमेशा स्टार्टिंग का ये सिनारियो है कि भाई आपको जो पता है ना पहले उसके बारे में सोचिए। आपको क्या पता है उस पर आता है, अब दोबारा सॉल्यूशन को देखते हुए। तो ये एक आइडियल स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है और इसके दोनों एंड पे कुछ हो रहा है। क्या दोनों एंड पे कोई मास अटैच है? तो बिल्कुल नहीं है। एक एंड को आपने इधर कांस्टेंट स्पीड से खींचा है और दूसरे को कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ पुश किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे जो ये दोनों एंड है क्या इनका कोई मास है? तो नहीं है। तो पहली चीज़ में क्या समझ में आई, ये जो आपके पास P एंड Q आर मासलेस पॉइंट। अच्छा, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि जो भी मासलेस ऑब्जेक्ट होता है ना उसको लेके एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मासलेस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ज़ीरो होगा और इवन टॉर्क भी ज़ीरो होगा। ठीक है, टॉर्क वाला तो मैं हंस के इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करने वाले यूजुअली ध्यान नहीं दे पाता है और इस पर टॉर्क जीरो होता नहीं है। ठीक है, ये छोटी सी बहुत ही एक क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर बोलना चाहिए, बट होता है। ऐसी बहुत सारी गलत प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब देखो ये समझ आ गया कि भाई ए और बी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है। इसका मतलब यदि मैं बी एंड की बात करूँ तो बी एंड पे जो आपके पास ये जो बी पर्सन जो इस एंड पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। और सेम स्टोरी आप एक के लिए भी बोलोगे कि स्प्रिंग का फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी स्प्रिंग का फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स है इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, ए एंड पे भी और बी पे भी। ठीक है, तभी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो हो पाएगा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड को लेके हमें समझ आ गया भाई स्प्रिंग का फोर्स और एक्सटर्नल वाले का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। ठीक है, अब स्प्रिंग का फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन किधर है वो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको पता है स्प्रिंग का फोर्स कुछ और नहीं, स्प्रिंग के फोर्स को अपन लिख सकते हैं के मल्टीप्लाई बाई एक्स, जहाँ पर एक्स क्या होगा कि स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन हुआ या कितना कंप्रेशन हुआ, डिफॉर्मेशन लेंथ जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं स्प्रिंग का क्या होगा। अभी हाल फिलहाल ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है और बी वाला यहाँ पे जो क्यू वाला पॉइंट है जहाँ पे बी एंड पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, ये वाला आपके पास एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो स्टार्टिंग में ये ज़्यादा आगे जाएगा और ये कम आगे जाएगा, तो बेसिकली स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही है। स्प्रिंग एक्सटेंड होगी तो स्प्रिंग अपने दोनों एंड को पुल करेगी अपनी तरफ। तो ये आपके पास स्प्रिंग के फोर्स की डायरेक्शन आपको समझ आ गई और मैग्नीट्यूड इतना रहेगा। जहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स को सिंपली आप ये बोल सकते हो ना, इट इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये क्या आपके पास रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही एक्स का काम करेगा, ए और बी का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। ठीक है भाई, अब बी एंड पे स्प्रिंग ने इधर फोर्स लगाया, इसका वाला एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, यानी कि बी का जो वर्क डन आएगा, बी वाला पॉइंट जाएगा किधर? राइट की तरफ, और एक्सटर्नल फोर्स भी किधर है? राइट की तरफ।
तो बी का वर्क डन रहेगा पॉजिटिव। तो जब आपको बी के वर्क डन का पोलरिटी चाहिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सो बी विल परफॉर्म पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अब ए की बात कर लेते हैं। ए वाले पे स्प्रिंग ने इधर लगाया तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन होगी। और ए वाला एंड भी किधर जा रहा है, राइट की तरफ, और एक्सटर्नल वाला फोर्स किधर है, लेफ्ट की तरफ। यानी ए का वर्क डन आपके पास नेगेटिव आने वाला है, बी का वर्क डन पॉजिटिव आएगा और ए का वर्क डन नेगेटिव। यानी कि ऑप्शन सी तो पक्का ही नहीं होगा, बाकी को अपन कैलकुलेट करते रहेंगे, बट इसकी गारंटी कि सी नहीं होने वाला है। और इन दोनों के जो वर्क डन है ना, ए और बी के वर्क डन को, इनको ऐड करेंगे ना तो उसका नेगेटिव आपके पास वर्क डन आ जाएगा स्प्रिंग का। तो यदि आप नंबर को चेक करने जाओगे तो ए और बी का जो मिला के नंबर आएगा ना, उतना ही आपके पास कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर्ड आनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर अपन भी आएंगे, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगी बातें, ये सब देखना। अब मुद्दे की बात आती है कि सर मैग्नीट्यूड वो समझ आ गया, अब बताओ एग्जैक्टली ये जो स्प्रिंग का फोर्स है ना, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आपने अभी बताया सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन बी का डिस्प्लेसमेंट माइनस ए का डिस्प्लेसमेंट। बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको होगा यू टी, ये बी का डिस्प्लेसमेंट है, कांस्टेंट स्पीड है तो। और ए का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ए की 0 है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वही हमारे पास एक्स का काम करेगा। ये एकदम बढ़िया लग रहा है ना। तो ये आपके पास एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे देखते थोड़ा सा और। जैसे मुझे पता करना हो वर्क डन बाई बी, ठीक है, ये राइट वाला एंड पे जो बी पर्सन है उसने कितना वर्क डन किया, तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। और एक्सटर्नल फोर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वो स्प्रिंग के इक्वल है, तो के एक्स जहाँ एक्स की वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाई भी एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। अब एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप कहोगे यार एक छोटा सा इंटरवल लेता हूँ डी टी, तो उसमें बी का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप कहोगे स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, बरोबर है। तो ये आपस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन पॉजिटिव है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1, और टोटल वर्क डन चाहिए तो इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे तुम एक्स को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा यार एक्स तो टी की टर्म्स में और इंटीग्रेशन भी टी की टर्म्स में हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, बस अपने को टाइम बाद में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट यानी कि वर्क डन बाई ए कैसे लिखेंगे। तो वर्क डन बाई ए में फिर से जो स्प्रिंग के फोर्स का मैग्नीट्यूड है उतना ही एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड है, और एक छोटे से इंटरवल में ए एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो छोटे से इंटरवल में तो एक्सेलरेशन का कोई रोल है ही नहीं, बस वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद टाइम। लेकिन ए वाले एंड की वेलोसिटी अलग अलग डी टी इंटरवल में अलग अलग होगी। तो किसी जनरल इंटरवल की बात करें उस टाइम पे किसी टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे किसी टी टाइम पे वेलोसिटी आपके पास होगी u प्लस ए टी, ये किसी जनरल टाइम की वेलोसिटी होगी, मल्टीप्लाई विद डी टी, ये आपके पास एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट का किसी जनरल टाइम पे। तो यहाँ से आपके पास ए का वर्क डन आ जाएगा। समझ आ रही बात। अब आगे क्या करना है वो अपने को समझ आ गया। ठीक है, कैसे करना है वो भी समझ आ गया। अब थोड़ा सा एक टाइम को लेके आएगा कि भाई आपने बता दिया ना कि टाइम 0 से टी टाइम तक आप इंटीग्रेट कर दोगे, लेकिन टाइम कितना है वही तो नहीं पता ना अपने को। तो टाइम को लेके एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, क्या बोला कब तक अपने को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एट द इंस्टेंट व्हेन बी अपीयर्स टू बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जब रेस्ट पाएंगे तब तक करना है। और बी की ये जो एक एंड है ना बी, इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक की स्पीड भी जब एग्जैक्टली यू हो जाएगी तब मामला सेटल हो जाएगा। और एक की स्पीड जब यू होगी इनिशियल स्पीड तो इसकी 0 है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन स्मॉल है, और टाइम अपने को पता करना है जिसको अपने कैपिटल टी माना था ना, तो कैपिटल टी कितना आ जाएगा u डिवाइड बाई ए। बस ये लिमिट अपन पुट कर देंगे। लिमिट पुट करते आपका ये कैलकुलेट कर देना, वर्क डन बाई बी इतना आ जाएगा और वर्क डन बाई ए इतना आ जाएगा। ठीक है, ए और बी का वर्क डन आ जाएगा, और जो ए और बी का वर्क डन है, ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली वही तो एनर्जी जो स्प्रिंग के पास आएगी,
स्प्रिंग एक्सटेंड हुई ना, उतनी तो एनर्जी स्टोर होगी, तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो उतने अमाउंट की एनर्जी आपके पास स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला हो। और इसमें मैंने लास्ट में बोला था कि एक और मॉडिफाइड वर्जन इसका देता हूँ, जो आप एक बार सोचिएगा। अब आप सोचिए कि अगली बार यदि आपको यही प्रॉब्लम पूछी जाए और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, वो बोल दे कि मान लो कि ए पॉइंट का मास स्मॉल है में, ऑफकोर्स ऑप्शन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा है। फिर आपसे बोला जाए व्हाट इज़ द वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय ए एंड एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ठीक है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, एक बार इसके बारे में सोचिएगा। कुछ बढ़िया सा आपको समझ आया हो तो देखिएगा। ठीक है।